नमस्कार, डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं संगीत से मन को शक्ति मिलती है, मन में जो विकार होते हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, हम सहज हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ परिवर्तन है और क्या परिवर्तन है बस अगले 5 मिनट में आप जानेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के विचार से। बिल्कुल, और जैसा कि पुनीत ने कहा कि जो संगीत है उससे जो मन है उसका विचार शुद्ध हो जाते हैं, हमारे अंदर एक बदलाव महसूस होता है, एक स्थिरता महसूस होती है। और आज का जो विचार है वो भी एक ऐसे ही महान व्यक्ति की कहावत है, उन्होंने कुछ कहा था और आज हम बात करेंगे भीमसेन जोशी जी के विचार से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा था डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज प्रैक्टिस, यानी कि जब हम कोई भी चीज़ शिद्दत से करते हैं, रोज़ करते हैं, तो उसमें लगातार निखार आता है और वही एक सामान्य व्यक्ति को एक एक्सपर्ट से अलग करता है। तो यदि आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अभ्यास जो है वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए अनुशासन होना, डिसिप्लिन होना और उसके साथ में रोज़ उस काम को पूरी शिद्दत के साथ करना बहुत ज़रूरी होता है। और यही कारण है कि उन्हें संगीत का भगवान कहा जाता है। और अगर हम उनके अचीवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो वर्ष 2009 में आज ही के दिन पंडित भीमसेन जोशी साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न प्रदान किया गया था। लंबी फेहरिस्त है, पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत अकादमी अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण, स्वामी हरिदास अवार्ड और हाफिज़ अली पुरस्कार जैसे कई सम्मान उन्हें मिले। और फेमस ग्रामोफोन कंपनी HMV का प्लैटिनम पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था। और उनकी एक फेमस रचना है मिले सुर मेरा तुम्हारा। जब मैं छोटा था तो मुझे ध्यान है दूरदर्शन पर वो रोज़ वो प्रोग्राम आया करता था। उसका कंपोजिशन, उसकी रचना भी उन्होंने ही की थी। म्यूज़िक अरेंज लुई बैंक्स का था और उसका जो लिरिक्स था वो राजस्थान के ही फेमस जो एड गुरु जिनको हम कहा जाता है, प्रसून पांडे जी जो हैं, उन्होंने उसको कंपोज किया गया था। घर घर तक मिले सुर मेरा तुम्हारा हुआ था। और आज की सुरमई शुरुआत जो होगी, ऐसे ही सुरों को मिलाने वाले दो दिग्गज तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने काम में वो अच्छा काम कर रहे हैं। जेनजी से जुड़े हुए लोग हैं, युवा उभरते कलाकार हैं राजस्थान के। हम स्वागत करते हैं दिग्पाल जी। आप एक कंपोज़र हैं, लिखते भी हैं, गाते भी हैं और गिटार और यूकुलेले को भी प्ले करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ में है ऋषि वाईके, आप भी गाते हैं और कुछ नया नया कंपोज भी करते हैं। एक अलग तरह की इनकी यात्रा है। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू के साथ में वेस्टर्न या मॉडर्न जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके साथ समावेश करते हुए आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शालू, शुरुआत करना चाहिए आज का प्रोग्राम। बिल्कुल। और मुझे लगता है पहले मिले सुर, बिल्कुल आपने सुरों की बात की तो कहीं ना कहीं अपने आप ही, और आपने कहा मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो वो जहन में चलने लग गया कि किस तरह से उसमें एक जुड़ाव है। वो नेशनल इंटीग्रेशन का एक प्रोग्राम था और दूरदर्शन ने काफ़ी प्रमोट किया था, भारत सरकार की वो पहल थी। और मुझे लगता है ऋषि जी उसके साथ ही शुरुआत की जाए, मिले सुर मेरा तुम्हारा। मैं कोशिश करता हूँ जी प्लीज़। ये वैसे राग भैरवी है और मुश्किल है, कोशिश ही कर सकते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के। आपने तो मुझको भी बिल्कुल, और आपके अंदर का गायक बाहर आ गया, क्या बात। लेकिन
जो संगीत के भगवान है, उनकी जो मौलिक रचना है, मुझे लगता है हमें उसको देखना चाहिए। और मैं हमारे टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या इफ वी कैन प्ले द ओरिजिनल ट्रैक। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। चैन तरज थई म्यान तरज इकवट बनिए सान तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुर ताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बह के सागर में मिले बदला दा रूप लखे बरसन होले होले। இசைந்தா நம் இருவரும் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. నన్నదనిగే నిన్నదనియా తీరినంతే నమ్మదనియా నా స్వరము నీ స్వరము സംഗമമൈ മനസ്വരംഗാ അവതരിഞ്ചി. എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി. তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কসুর তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কসুর সৃষ্টি হোক ওই কোতান. তোমা মোরা স্বরর মিলন সৃষ্টি করি চালু ঐক্যতান. મળે સૂર જો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો. माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा. सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले. बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के. ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा. ओ सुर
वर्षों बाद सुनकर देखकर मुझे गूज़बम्प्स हो रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ट्रांस में चला गया था कि इतनी महान विभूतियों ने इसे इसको सृजन किया। लता जी भारत रत्न, पंडित भीमसेन जोशी जी भारत रत्न और एम बाल मुरली कृष्ण, उनका भी बीच में एक पीस था जो कि पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण भी हैं और उनको भी अनेक अनेक सम्मान मिले हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफाइड कल्चर है लेकिन हम फिर भी यूनाइटेड है। कितना सुंदर मैसेज था, अलग अलग भाषाओं में एक ही लाइन को गाया गया है। बिल्कुल, और वही रिमाइंडर फिर से निकल के आया कि अखंडता में एकता हमारे भारत की विशेषता, और इसको सुनकर फिर से वो भाव मन में जागृत हो जाते हैं और हम स्कूल में चले जाते हैं जब भारत माता की जय सभी स्कूल के बच्चे एक साथ बोलते, तो वैसा सा भाव बिल्कुल वैसा ही एक गीत और है आजकल जो काफ़ी रोज़ हम सुनते हैं। और मैं जब सुबह आया उन लोगों से मिल करके तो मुझे लगा आपके साथ ये बात जरूर साझा करूंगा। स्वच्छता का वादा कर लिया हमने। जो सुबह सुबह कॉलोनीज में जाते हैं तो आप चाहे जयपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, कहीं भी भारत के कोने में हो, वो गाना जरूर आपके घर घर कानों में सुबह सुबह पड़ता है। एक बात का करेक्शन जो मुझे लगता है मेरे अंदर हो पाया, वो पहले मैं कहता था उसे कचरा गाड़ी, अब मैं उसे कहता हूँ स्वच्छता गाड़ी। कचरा तो हम कर रहे हैं और अब जो नया चेंज उसमें लाया गया है कि पहले आप सारा कचरा एक साथ डंप कर देते थे, अब वैसा नहीं करना है। क्लासिफिकेशन कचरे का किया गया है। वेट कचरा एक तरफ है, ड्राई कचरा प्लास्टिक्स पेपर्स वो एक तरफ रखिए, और जो सैनिटरी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, मिट्टी है, उस तरह की जो चीज़ें हैं, पोर्सलिन है, उनका अलग बैग बनाइए। आप जब ये कार्य करेंगे तो ये कचरा कचरा नहीं रहेगा, ये सोना हो जाएगा, क्योंकि आगे जाकर रिसाइकिल होता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमको हमारे रोज़ के काम में जो आते हैं वो बनते हैं। ख़ास तौर से प्लास्टिक्स की मैं बात करूँगा, क्योंकि वो उसका सृजन जो है मुश्किल होता है, यानी कि डिकम्पोज मुश्किल से होता है, इसलिए रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ऐसे में आपकी भूमिका वो बढ़ जाती है। वो भी राष्ट्रीय एकता से कम का काम नहीं है, राष्ट्र निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी हो सकती है। बिल्कुल। उस गाने ने भी हम सबको एक सूत्र में पिरोया है। बिल्कुल, और उसको देख के बच्चे को भी याद आ जाता है कि किस तरह से हमें जो कचरा है जमीन पर नहीं फेंकना, सड़कों पर नहीं फेंकना, और जो कचरा गाड़ी आएगी, जो स्वच्छता गाड़ी, आपने बिल्कुल सही कहा, तो हम घर को स्वच्छ रखने के साथ साथ देश में भी स्वच्छ रखने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। उन तमाम कर्मवीरों को मैं नमन करना चाहता हूँ जो आते हैं ग्लव्स पहन के। आप तो उस अपने कचरे की बास्केट को उठाने में भी दूरी ऐसे बनाते हैं, लेकिन वो अपने हाथों से उसे गाड़ी में रखते हैं, तो उनके प्रति अनेक अनेक श्रद्धा का भाव है, सम्मान का भाव है। आपको नमन है, आप बहुत राष्ट्र के लिए वो कार्य कर रहे हैं जिसको सम्मान से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। और अब आगे की यात्रा बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, और चलिए अब रुक कर लेते हैं अपने गेस्ट की ओर, जो बिल्कुल यूथ आइकन्स की तरह हमारे साथ में मौजूद हैं। तो दिग्पाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। फ्यूजन जिसे कहते हैं, आप जो फोक गीत हैं उनका उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और उससे यूथ जो जुड़ रहा है, किसने प्रेरित किया आपको? इनिशियली तो मैं शुरुआत में तो मैं मतलब था इंग्लिश पॉप सुनता था मैं, मतलब हूँ मैं बेसिकली राजस्थान के ठेठ गांव से। हिंदी भी ठीक से नहीं आती है मुझे। बाड़मेर से आप आते हैं? हाँ जी। पर फिर धीरे धीरे हिंदी पे आया और फिर अंत में जाके, क्योंकि मैं बचपन में ही मतलब उधर संगीत का बहुत अच्छा माहौल है कि वहाँ एक पूरी एक कम्युनिटी है वो गाती है, तो मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ वो हमारे लिए गाते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके जब वो किसी की मृत्यु होती है उसी बच्चे की, जब तक, तो वो सारे रिचुअल्स में वो लोग गाते हैं। तो संगीत था वहाँ। तो फिर मतलब एक समय के बाद मुझे लगा कि यार नहीं, ये जो है वो अभी राजस्थानी फोक जो है वो डाइंग स्टेज पे है, तो मुझे पहले एफर्ट इसमें लगाने चाहिए कि मैं इसको कैसे आगे लेके आऊँ। तो इसलिए फिर मैंने गिटार सीख लिया था थोड़ा बहुत पहले, तो और कोई इंस्ट्रूमेंट आता भी नहीं था, और दिमाग में यही था कि अगर मैं नए तरीके से लेके आऊँगा तो नई जो ऑडियंस है वो अच्छे से जुड़ पाएगी और उनको मैं एक्सप्लेन करके सुनाऊंगा। तो इनिशियली तो मतलब इंस्पिरेशन वहाँ से थी कि घर से ही इंस्पिरेशन थी कि मैं। जनरेशन जी के जो लोग हैं वो कमाल के लोग हैं, अपनी जड़ों से भी जुड़ना चाहते हैं और नया नवाचार भी करना चाहते हैं, और पूरा इंटरनेशनल एरिना में वो अपनी बात पहुँचाने का दमखम रखते हैं। तो मैं आपका यूट्यूब पर और पुराने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पॉपुलर आपका गीत है डयम डू करके इसका नाम है, पहले उस डयम डू के बारे में कुछ सारांश में बताएं कि क्या उसके मायने हैं, और फिर हमारे कानों को आनंद दें। तो ये डयम डो जो है, डयम का मतलब वैसे तो कोई डिफाइंड मतलब नहीं है, पर एक ये है कि उसका अर्थ जो है वो सुंदर,
तो ये वह बाड़मेर के आसपास में ही प्रचलन में है ये शब्द? हाँ, ये उधर ही प्रचलन में है। अभी हाल के दिनों में तो मतलब इतना कोई ना फोक वाले कोई गा रहे हैं, जो लोग मांगणियार वगैरह जो है वो भी नहीं इतना किसी के मुंह से मैंने इतना ज़्यादा सुना नहीं। लेकिन आपने एक खूबसूरत शब्द दिया है और मुझे लगता है कि हम अपने ख़ास जो सर्कल में लोग हैं, अगर उनको प्रेज़ करना है, अप्रिशिएट करना है, सुंदरता की बात उनकी लानी है, तो तुम तो यार डयमडू हो। हाँ, एकदम catchy phrase है, डयमडू। हाँ, तो ये डयमडो जो है ये वहाँ की जो नेचर है, जैसे खेजड़ी हो गई, खेजड़ी के खोखे जो है सांगरी लगती है कि वो बहुत मीठे हैं। पीलू है मेरे ननिहाल के, जो जाड़ होती है, जाड़ के जो पीलू है वो बहुत मीठे लगते हैं। वहाँ के जो रोइडे के फूल है वो बहुत सुहाने लगते हैं आँखों को। तो इस तरीके से है कि वहाँ के लोग हैं वो बड़े मीठे बोलते हैं, तो वो लोग मुझे बड़े भाते हैं। बहुत इस सुंदर। तरीके से हैं तो सुंदरता को अब संगीत में पिरोया जाए। जी। और मैं अपने जो शोज है उनमें ये नाम रखता हूँ, द डयम शो। द डयम शो। वाह। मारे डाडोने राखे जड़िया माडयम डो, माडयम डो के जड़ियों रे लागे मीठा पोपलिया रे माडयम डो। हर के जड़ियों रे लागे मीठा पोपलिया रे माडयम डो, डयम डो माडयम डो, अरे डयम डो माडयम डो। मारे ननोने राजाड़ किया माडयम डो, माडयम डो जाड़ की ओर लागे मीठा पीलूड़ा रे माडयम डो। अरे जाड़ की ओर लागे मीठा पीलूड़ा रे माडयम डो, डयम डो माडयम डो। वाह, अद्भुत अद्भुत। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई में कहीं खुले आसमान के नीचे ओपन स्पेस में हूँ और रिदम जो है वो मन को छू रही थी। और ठंडी हवा मैं चल देखा रही था है। ऋषि जी भी उसमें बीच में इन्वॉल्व हो गए थे, कैरी डबे हो रहे थे। तो ऐसा ही कुछ जैमिंग का मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। अब आप गाएं, फिर आप भी इन्वॉल्व हो और आप गिटार पर इनका साथ दें। वो गिटार पर है और आपके पास में यूकुलेले है, ये जो भी एक उठा बहुत ही सकते मॉडर्न सा हैं। इंस्ट्रूमेंट लग रहा है। जी बिल्कुल, गिटार का छोटा बेबी गिटार कह सकते हैं हम इसे। हाँ, लेकिन है तो पूरा ही डिफरेंट। डिफरेंट है ये इजी टू कैरी है। जी, और साउंड में भी डिफरेंट है। हाँ, थोड़ा बहुत जी, लाओ ना। अगर आप इसके साथ में भी इसकी कुछ अलग अपना खुशबू है, उसकी अलग खुशबू है। प्रयोग- तो ऐसा कर सकते हैं कि आप गाएं और आप बजाएं। हाँ हाँ, तो वैसे आपके मन के जो भी नजदीक हो। सबसे पहला गाना था कुवारो टाबरियो। कुंवारो टाबरियो। हाँ। क्या पृष्ठभूमि है इस गाने की? इसकी ये है कि हर कोई गाना जैसे प्रेम पे भी गाना है और माँ बाप के ऊपर भी गाना होता है। ये अलग है कुवारों के ऊपर गाना, जो एक कुवारों मैरिड लोग हैं उनके लिए है ये। हाँ, कुवारों का जो दर्द है ना वो इस गाने में दिख जाएगा। दर्द। हाँ जी जी। तो सबसे पहले ये गाना ये यूट्यूब पे भी है, अच्छा लोगों ने प्यार दे रखा और अभी भी देते हैं हर शादी में। ये गाना मेरे पापा ने मुझे रेडी करवाया था। ब्याह बीननी बिलखू मैं तो कद परनासी बाबलियो, सगला साथी परण्या मैं तो रयो कवारो टाबरियो। वो अनमैरिड रह जाने की अपनी व्यथा को कह रहे हाँ हैं। पूरा। तो आपकी निजी व्यथा तो नहीं है ये कहीं? चलिए शुरू करते हैं। पुनीत, कौन सा तार छेड़ने का प्रयास किया आपने? लेकिन ये गाना हो सकता है मेरी जिंदगी की सच्चाई बन जाए। क्या बात। इसका नया वर्जन भी है जो मैंने खुद ने कोशिश की थी लिखने की। बिन बनड़ी रे तरसू मैं तो समझे कोनी मार बाबलियो, बिन बनड़ी रे तरसू मैं तो समझे कोनी मार बाबलियो, ब्याह करा दो बापू बिनती करे कवारो टाबरियो, ब्याह करा दो बापू बिनती करे कवारो टाबरियो। इसका एक है अंतरा जो उसकी उम्मीदें है कुंवारे की, वो क्या होगी? बाटा उण दी जो लावा जद जावेली पीहरिए, बाटा उण दी जो लावा जद जावेली पीहरिए, मीठा मीठा गीत गाऊला बैठ में घर रे डागलिए, मीठा मीठा गीत गाऊला बैठ में घर रे डागलिए,
कागा कुर्जा लूर गाऊला, कागा कुर्जा लूर गाऊला और गाऊला कांगसियो, ब्याह करा दो बापू विनती करे कवारो टाबरियो, ब्याह करा दो बापू विनती करे कवारो टाबरियो। वाह, क्या बात। मुझे लग रहा है कि आपके जो मौलिकता है, इसमें जो खुशबू है, और अगर ये फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग हैं उन तक जब ये पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर इन गानों को भी स्वीकारा जाएगा, सम्मान मिलेगा और एक वाइडर ऑडियंसेस तक आप पहुंच पाएंगे। क्योंकि राजस्थान की में जितने भी गाने हैं, सूनर और लेटर हमने देखा है कि हिंदी फिल्मों में वो आई हैं, और फिल्मों में कोई भी गाना हो वो लोकगीत या जड़ों से ही आता है। आप चाहे बिहार की पृष्ठभूमि से ले लें या उत्तर प्रदेश से ले लें, जो फोक, या राजस्थान से ले लें, जो फोक हैं वो अंततः नया सृजन करके उसको नई ड्रेसिंग करके बिल्कुल फिल्मों और में एक हम नए तो रूप में आते हैं। इनोवेशन की भी इतनी बात करते तो कहीं ना कहीं इनोवेशन जो शब्द है इतना सुनने में आता, और इनोवेशन का जो सजीव उदाहरण है हमारे सामने मौजूद है अभी। बिल्कुल, ये मतलब ऐसा है कि ये अभी के वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जो राजस्थानी फोक है, जो बाहर के लोग हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको, और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड है नहीं। मैं थोड़ा बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मेरे को शिक्षा दीक्षा अच्छी मिल गई, मैं दिल्ली शहर तक जा पाया या फिर बम्बई तक जा पाया पढ़ने के सिलसिले में, या ऐसे घूमने के सिलसिले में, या किसी और सिलसिले में। तो फिर वहाँ से मैंने सीखा कि अगर इस शहर में यहाँ हो रहा है तो मैं अगर गांव का होके एक बदलाव क्यों नहीं ला सकता, कि जो मेरी चीज़ है उसको एटलीस्ट मैं नए तरीके से ही करूँ, पर बचा तो सकते हैं। जी। मीराबाई राजस्थान से आती हैं जी। और मीरा जी के भजन जो हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं, वो गाए जाते हैं। बड़े बड़े गीतकारों, संगीतकारों ने अपने अपने तरीके से गाया है। अगर आप उनके भजनों से या उनकी गायकी से अगर कुछ इंस्पायर हो, और अगर आज इस शो में अगर कुछ बात रखना चाहते क्योंकि कहीं ना हैं। कहीं युवा आज अध्यात्म से भी बहुत मीरा जुड़ रहे जो हैं। है, मतलब मैं तो मीरा और कबीर, एक समय था कि जब मैं सुनते थे काफ़ी। पूरा इन्फ्लुएंस हो गया था कबीर और मीरा से, कि मतलब ऐसे ही रहना है, उजड़ रहना है, भक्ति में रहना है, सब कुछ। फिर धीरे धीरे वापस लगा नहीं, ये एक अलग दुनिया है। ये अध्यात्म की सुंदरता, यही लोग अध्यात्म को समझते हैं कि दुनिया से कटने का एक मार्ग है, ऐसा नहीं है, खुद से जुड़ने का मार्ग है अध्यात्म। मैं जब घर जाता हूँ तो ये एक भजन है, बहुत पुराना भजन है, मार्गिया बुहारा। मीरा कहती है कि मैं कृष्ण के लिए मार्ग बुहारूं, आज मैंने उनके दर्शन कर लिए हैं, कि मैं पपैया हो के मैं आकाश में उड़ जाऊं, और मैं भंवरा हो के मैं फूलों में रम जाऊं, कि मैंने कृष्ण के दर्शन कर लिए। तो ये मैं जब घर पे जाता हूँ तो मैं दादी जी, माता जी ये बैठते हैं तो वो लोग गाते हैं, तो उनके पास बैठ के मैंने सुना। और फिर आज भी, अब भी जब भी जाता हूँ तो ऐसे कभी कभार रात को बैठे होते हैं, ऐसे माहौल होता है, तो मोस्टली यूकुलेले होता है मेरे पास, तो ये उठा के और मैं साथ में गाना शुरू कर देता हूँ। मार्गिया बुहारो फुलड़ा बिछावो रे, मार्गिया बुहारो फुलड़ा बिछावो रे, कृष्ण जी रा दर्शन पाया हरे राम, मोहन जी रा दर्शन आया हरे राम। पपैयो होए हो तो आवे माँ बेटी रे, पपैयो होए हो तो आवे माँ बेटी रे, अभी ये री दूर सवाई हरे राम, अभी ये री दूर सवाई हरे राम। मार्गिया बुहारो फुलड़ा बिछावो रे, मार्गिया बुहारो फुलड़ा बिछावो रे, कृष्ण जी रा दर्शन पाया हरे राम। क्या बात। बहुत सुंदर। गीत संगीत में इतना कुछ है कि आप विरह भी है, खुशी भी है, विलाप भी है, क्रंदन भी है और मस्ती भी है। ऋषि जी आपके पास आते हैं। राजस्थान योद्धाओं की, शूरवीरों की भूमि है,
जी और भारतीय सेना में अनेक अनेक जवान हैं। जी उनके मन की भी व्यथा होती है, अपनी घर वालों से, अपनी पत्नी से, अपनी प्रेयसी से मिलने की आकांक्षा होती है, लेकिन सेवा की लिमिटेशंस होती है कि उनको उतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं। मैं कहीं सुन रहा था आपने बारिश के ऊपर कुछ गाना लिखा है, क्योंकि बारिश एक ऐसा मौसम है जो आनंद की बात भी करता है और कहीं ना कहीं वियोग विरह जो है उसका दर्द भी बारिश के उन बूंदों में झलकता है। तो उस गाने के बारे में अगर आप पृष्ठभूमि बताएं, कैसे शुरुआत हुई, कैसे लिखा गया और अंततः सुनाएं उसको फिर। सबसे पहले तो मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने शुरू से एक बारिश पे गाना लिखने का सोच रहा था मैं कि लिखूंगा, लेकिन मैंने ये गाना लिखवाया और कंपोज ये मैंने किया है गाना। ये गाना जो वीरांगनाएं होती है, जो फौजी जो हमारे देश के लिए लड़ने के लिए वहाँ पे सीमाओं पे रहते हैं, तो उनकी जो वीरांगना है, उनकी वाइफ्स है जो वेट करती है घर पे कि आप जब आओगे तो मैं ये करूँगी, आप जब आओ मैं इस तरह से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है गाने की, जिसका नाम है बारिशा। बारिशा तो आई है थे कदा ओला। वाह। तो सुनाए? वाह, मुश्किल बता। जी शाह बोलो। सी शार्प में ही अक्सर लोग गाते हैं, ज़्यादातर लोगों को देखा है कि आम लोग भी सी शार्प स्केल ही, इसके बारे में बाद में जानना चाहेंगे कि कैसे स्केल्स को पकड़ा जाता है। फिलहाल बारिशा। वो बता रही कि जब जब भी मैं चांद को देखती हूँ तब आपकी याद आती। जद जद देखो चांद चढ़ो थारी याद घनी तरसावे, आख्या छलके आसूड़ा और सावन में बरसावे। जद जद देखो चांद चढ़ो थारी याद घनी तर, सावनियरी ठंडी बूंदा याद थारी ले आवे जी। थारे बिन के हाल मारो यो थाने कौन बतावे जी। कद तुम्हारो हाथ पकड़ते साथ भिगाओला, बारिशा तो आई है थे कद आवोला। वाह, मिलन की आस भी है, विरह की तकलीफ भी है। और मुझे लगता है ये ऐसा नहीं है कि वो जो स्त्री है उसके मन की ही बात है, ये पुरुष की भी उतनी ही बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुरुषों को के पास इमोशंस कम है, केवल ये है कि एक्सप्रेस कम करते हैं क्योंकि जिम्मेदारियों का भाव ज़्यादा रहता है। तो मुझे लगता है ये गाना दोनों जेंडर्स के लिए भी फिटिंग है। ये आपने दूसरा गाना ऐसा गाया है जिसमें कहीं ना कहीं पेन है। पहला भी आपने कुंवारेपन का पेन कहा था, अभी भी विरह का पेन है। मुझे लगता है कि आपकी मन के नज़दीक है ये भाव। क्या चाहता क्या भाई? खैर उसमें कोई हो सकता है। लेकिन कितनी सुंदर बात है ना, गीतों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो अवेयरनेस है वो गीतों से कितना बढ़ जाता है कि हम इस चीज़ को लिख नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, लेकिन गा करके अपने मनोभावों को बहुत अच्छे से उनकी अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर। ट्रेन एक ऐसा माध्यम है जो हम बचपन से एंजॉय करते हैं ना। हमारे बचपन से ही जो स्वप्न होता है ट्रेन में कब बैठूंगा, कब यात्रा करूंगा, और इसलिए ट्रेन के ऊपर यानी रेलगाड़ी के ऊपर अनेकों गाने हमने भारतीय फिल्मों में देखे सुने हैं। रेलगाड़ी के ऊपर भी आपने कोई गाना लिखा है? ये फोक है जो, हाँ जी, हम सुनना मैं तो वो कोशिश करूंगा, कभी भविष्य में मौका मिला तो लिखूंगा जी। फोक गाना है रेलगाड़ी जी। तो अच्छा, ये राजस्थानी फोक जो है आपका नहीं, लेकिन हाँ मतलब किसी ने तो लिखा होगा, पर वो मेरी उधर के जमीन का ही है कि मुझे जहाँ तक पता है कि जो रेगिस्तान के बीच में कहीं रेल चलती है ना, तो एक ही है, वो है बाड़मेर से मुनाबाव। हाँ, जो बॉर्डर पे पड़ता है, तो वहाँ वही है जो कि आपने यात्रा की है उस ट्रेन से? खूब यात्रा की है, क्योंकि मैं मेरी बुआ का घर उधर आ गया ठेठ बॉर्डर पे, तो मैं मुनाबाव पहले बाड़मेर से मुनाबाव जाता था और फिर और वो मुझे लगता है कि सबको ही वो यात्रा एक बार करनी चाहिए। उस ट्रेन की 4-5 घंटे की यात्रा है और बड़ी सुंदर यात्रा है वो, तो मतलब उसमें आ जाए वो यात्रा का भाव। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस गाने में ऐसा है कि एक नई नवेली शादी हुई है, पत्नी है, वो अपने भरतार से कहती है कि भाई मुझे अपने पीहर जाना है और आप रेलगाड़ी का भाड़ा दे दो। मैं 7 भाइयों की एक इकलौती बहन हूँ,
उन्होंने मुझे बड़े लाड कोड से पाला पोसा है। अब आपके हवाले किया, आप एटलीस्ट भाड़ा तो दे दो। जी जी। धोरा रे खेता में मारी रेल गाड़ी चाले, धोरा रे खेता में मारी रेल गाड़ी चाले, मारो बाबू रो टिकटिया मांगे रे अम्मा, मारे बाबू रो टिकटिया मांगे रे अम्मा, मन देवे तूने गाड़ी रो भाड़ियो, मन देवे तूने गाड़ी रो भाड़ियो। सातोरे भैयारी एक बेनड़ की, सातोरे भैयारी एक बेनड़, मन अड़गी क्या वरनाई रे अम्मा, मन अड़गी क्या वरनाई अम्मा, मन दे दे तुझे गाड़ी रो भाड़ियो। वाह, क्या बात है। मस्ती भी है कुछ इसमें, तरंगित भी महसूस हो रहा था। आई एम श्योर जब कभी भी आप लाइव परफॉर्मेंस करते होंगे तो यूथ इसे बहुत एंजॉय करता होगा, क्योंकि इसमें एक रिदम है, बीट्स है कुछ अलग तरह की, और जो आज के युवा को बहुत बांध के रख सकती है। ऋषि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी ऐसा कुछ तड़कता भड़कता जो आपको लगता है, चाहे वो आपकी कंपोजिशन हो, चाहे फोक हो, या फिर पॉपुलर कोई भी जॉनर का गाना हो? एक लोक देवता है रामदेव जी, जी, बाबा रामदेव जी, उनका एक गाना था जो कंपोज किया गया था हमारी तरफ से, हमारा ओरिजिनल है ये गाना जी। मैं ऐसे ही गा लूँ? हाँ, आपकी लिबर्टी पर है। हाँ। वैसे था घना दिना सुमन में आरी दर्शन पाऊला, घना दिना सुमन में आरी दर्शन पाऊला, हो लेके बाबा जी रो नाम मैं रूणी चे जाऊला, हो लेके बाबा जी रो नाम मैं रूणी चे जाऊला। ये वाला। वाह, क्या बात है। पुरानी बात है लेकिन नए तरीके से कही गई है, और इसमें सृजन और क्रिएटिविटी भरपूर दिखती है जी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जलालो बिलालो भी आपका एक पॉपुलर सॉन्ग है। तो उसकी क्या कहानी है जलालो बिलालो की? जो राजस्थानी भाषा नहीं समझते उन्हें बताएं कि इन शब्दों के क्या मायने हैं और कैसे इसे परोया गया, क्या यात्रा है उसकी? जितना मतलब मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मतलब बहुत सारे फोक जो बहुत पुराने हैं, लोगों को उनके मतलब ही नहीं पता है, तो मैं खुद खोजने की कोशिश करता हूँ उनमें कि कैसे उनको मतलब अर्थ आया जाए, कि अर्थ बताया जाए। तो इसमें जलालो बिलालो शायद जो है वो पति को बोला गया है कि वो जलालो बिलालो मारो मारू मतवालो घर आवसी, मतलब कंपेयर किया गया जलाल से कि अकबर के बराबर, या फिर मारू जो ढोला मारू जो थे उनसे, तो मारू मतवालो मतलब कि जो ढोला है वो मारू का धनी बोल सकते हैं। तो वो उससे कंपेयर करके कि वो आएगा, कि घर आने वाला है वो। मैं छत पे डागला जो होता है, डागले पे चढ़ के उसका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं कोयल बन के बागों में खिल जाऊंगी कि वो आने वाला है। वाह। हो मारो जलालो बिलालो मारो मारू मत वालो, मारो केसरियो बालम घर आवसी रे बैरणिया। ओ मारो जलालो बिलालो मारो मारू मत वालो, मारो केसरियो बालम घर आवसी रे बैरणिया। बादिला ढोला रे मैं तो डागड़िए चढ़ जाऊं, मैं तो डागड़िए चढ़ जाऊं, मैं तो डागड़िए चढ़ जाऊं, धड़री बाटड़ी रे बैरणिया। ओ मारो जलालो बिलालो मारो मारू मत वालो, मारो केसरियो बालम घर आवसी रे बैरणिया। वाह। हर गीत की अलग खुशबू है, और जिस शिद्दत से, जिस कन्विक्शन से आप गा रहे हैं ना,
वो बिलीवेबल है, भले ही उसके शब्दों के मायने लेकिन पता नहीं चल रहे हो, लेकिन आप जो परफॉर्म कर रहे हैं वो इन्वॉल्व करता है। तो किस तरह से जब आप लाइव परफॉर्मेंसेस देते हैं तो ऑडियंसेस किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि सभी लोग ज़रूरी नहीं है राजस्थानी भाषा से परिचित हो, किस तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं ऑडियंसेस के? मैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन पहले ही गाने के बता देता हूँ। अगर मैं फोक गा रहा हूँ वहाँ पे तो मैं उनको पहले ही एक कहानी, मतलब मैं थिएटर करता हूँ बेसिकली, जी जी। तो मतलब म्यूज़िक के साथ में थिएटर भी चल रहा है, तो मतलब थिएटर से मैंने ये चीज़ सीखी कि आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं चीज़ों को म्यूज़िक के अलावा भी। तो एक जो फोक जितने भी हैं उनको मैं डिकोड करता हूँ एक उसी कहानी, उस फ्रेमवर्क में पूरा, और फिर उनको पहले मैं सुनाता हूँ कि ये कहानी है, अब इसको आप सुनो। तो वो जो नॉन राजस्थानी जो है, जो नहीं समझने वाले हैं राजस्थानी, वो और ज़्यादा इंगेज होते हैं उससे, कि वो गौर करते हैं उस पर। अपन तो सुन लेते हैं, हाँ जला लो बिला लो सुन लिया ठीक है, पर वो लोग गौर से सुनते हैं। और ये मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा अचीवमेंट है कि मैं फोक को राजस्थान के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बाहर के लोग सुने और समझे उसको। बहुत सुंदर, यही इनोवेशन का, नवाचार का उद्देश्य है कि आप भले ही इन्वेंशन यानी कि नया कुछ क्रिएशन इस तरह से नहीं हो, पुरानी चीज़ों में ही कुछ तब्दीली करके और लोगों तक जुड़े, लोगों तक पहुँचे। क्योंकि पुराने जो हमारे लोग हुए हैं उन्होंने बहुत मौलिक कार्य किया है, लेकिन वो संग्रहित है, अभी उतना डिसमिनेट नहीं हुआ है। तो युवा पीढ़ी इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है, बशर्ते पुरानी पीढ़ी के साथ जुड़ कर के काम करें, क्योंकि मूल जो सोर्स है आपका वहीं से आएगा। फिर आपको अपने हिसाब से नए समाज के, नए दौर के कंटेक्स्ट में आपको उसको रिक्रिएट करना है। संगीत ही नहीं, कोई भी चीज़ हो, खेती बाड़ी हो, किचन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें हो, अगर आप फ्यूजन करेंगे, अमलगमेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ करेंगे, तो जैसे आप लोगों ने किया कि नई टेक्नोलॉजी, एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को फोक के साथ में जोड़ा, कुछ अपना क्रिएशन किया, कुछ पुराना जो चल रहा है उसके साथ जुड़ करके आपने थिएटर की आपने बात की है। मैं भी थिएटर से जुड़ा हुआ रहा हूँ, और मुझे लगता है जीवन में बहुत कुछ आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है वो उसका निखार तभी आता है, एक डिसिप्लिन आता है। किस तरह से जुड़ना हुआ थिएटर के साथ में, किस तरह की प्लेज आपने किए हैं? तो वैसे मतलब बचपन में गांव में सिर्फ 2 टीवी थे, तो पूरा गांव, आधे से ज़्यादा गांव जो था वो 2 टीवियों में ही लगा रहता था। तो बहुत ही लिमिटेड हमने वहाँ कुछ चीज़ें देखी, पर उसमें भी मतलब मैं ये था कि मुझे बचपन से ही था कि मेरे को एक्टिंग करनी है, मेरे को एक्टर बनना है। तो फिर मैं इधर उधर खोजने लगा। फिर मैं जब जयपुर आया तब मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं कुछ करूं। फिर मैंने एक अखबार में एक लेख पढ़ा था कि हर एक इंसान को जीवन में एक ना एक बार थिएटर करना चाहिए। तो उस चीज़ ने, उस आर्टिकल ने मेरे को इतना इंस्पायर किया कि मैंने कहा ये तो मैं करूँगा, और कुछ करूँ नहीं करूँ। तो फिर धीरे धीरे पता किया कि थिएटर कैसे किया जाता है। कुछ ग्रुप्स होते हैं, आप उन ग्रुप्स में जुड़ते हो, कुछ वर्कशॉप होती है, फिर आप उनसे जुड़ते हो, फिर आप अपने कौन कौन से प्लेस किए अगर आप नाम बताना चाहें तो? मैंने जैसे मैंने रिटर्न प्ले में तो अभी हाल ही में किया था, मैंने विजयदान देथा का कैंचुली जी जी। हाँ, उसके अलावा हमने इम्प्रोवाइज्ड और किसी के खुद के लिखे हुए, हाँ काफ़ी तो 1-2 मित्र हैं उनके लिखे हुए प्लेज थे। तो मतलब मैंने टेक्स्ट प्ले किए ही नहीं है। बहुत सुंदर, वो भी एक इनोवेशन है कि आप 15-20 लोग मिलकर के और एक कहानी को गढ़ते हैं और इवॉल्व होती है 40-45 दिन के अंदर, और फिर आप उसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन थिएटर की सबसे अच्छी बात है कि आपकी समझ देश दुनिया की तमाम चीज़ों के प्रति बढ़ जाती है, आपकी संवेदनशीलता को में निखार आता है। तो आपने बहुत सही कहा कि हर इंसान को थिएटर ज़रूर करना चाहिए। ख़ास तौर से नए जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि क्या ही सीख पाएंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट जीवन में कितना बड़ा होगा। ज़रूरी नहीं कि एक्टर बने या प्रोफेशनली काम करें आप, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में जो निखार आएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी बढ़ती हैं। जीवन में छोटा भी कितना महत्वपूर्ण होता है, सब्जी में नमक चुटकी भर डलता है, लेकिन स्वाद और बेस्वाद दोनों ही कर सकता है। वो भाव आपको थिएटर से ही मिलता है। ऋषि जी, मुझे लगता है आपने शुरुआत में जो 2-3 गाने थोड़ा पैथोस की तरफ लेके गए थे, अब उसमें कुछ परिवर्तन के साथ में कुछ नया पैपी कुछ हो, भले ही फोक से हो, आपका अपना हो, किसी और का हो, आप सुनाना चाहें? मैं वैसे खुद के ओरिजिनल ही सुनाता आया हूँ अब तक। तो आपकी लिबर्टी पर है, आप जो हाँ, एक डिवोशनल सॉन्ग्स है शिव जी के ऊपर जी, जो वो गाना हमने केदारनाथ जाके शूट किया था मंदिर के आगे। एक गरीब इंसान की कहानी है जो चल के केदारनाथ जाता है।
उसको लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, 10 से 20 लाख लोगों ने उसको देखा है। आहा। और इंस्टाग्राम पे भी उसमें लगभग 1 लाख रील्स बना लिए लोगों ने, 1 से 2 लाख रील्स। तो वो गाना है शिव जी के ऊपर, अगर आप कहे तो। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेज इज ऑल योर्स। हम तो आनंदित हो रहे हैं आपके इस गीत संगीत से, आपकी यात्रा से। कोशिश कर सकते हैं हम। म्यूजिकल जर्नी। कमाल। जी साहब है जी। सुनता मेरी तू हमेशा कैलाशपति, चरणों में रख ले मुझको सदा कैलाशपति। नंदी सवारी तेरी, सूरत बड़ी प्यारी तेरी, गोरी मैया साथ में विराजे भोलेनाथ। केदार बुला ले भोलेनाथ मेरे नाथ, तुमको देखने को अखियाँ ये तरसे भोलेनाथ। केदार बुला ले भोलेनाथ मेरे नाथ, तुमको देखने को अखियाँ ये तरसे भोलेनाथ। केदार बुला ले भोलेनाथ मेरे नाथ, तुमको देखने को अखियाँ ये तरसे भोलेनाथ। बहुत बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है विजुअल्स इतने आंखों के सामने चल रहे थे, पूरी बर्फ से घिरे हुए पहाड़ और बीच में जो बहुत मुश्किल रहा है वहाँ पे शूट करना, क्योंकि कैमराज पे वो फॉग जम जाना और 3-4 दिन तक हमको वहीं रुकना पड़ा। काफ़ी मुश्किल था वो मामला। मंदिर के जस्ट सामने हमने शूट किया है, देखना वो गाना बहुत खूबसूरत है, उसका वीडियो बहुत खूबसूरत है। बहुत सुंदर। मैं दर्शकों को अपील करूंगा कि हमारे राजस्थान के जो उभरते कलाकार हैं उनको स्नेह दें, प्रेम दें, उनके काम को सराहें, उनकी हौसला अफजाई करें। जब आपकी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी तब निश्चित तौर पर अपनी यात्रा आगे की तरफ। तो जब आप सोशल मीडिया पर हैं तो क्या आप अपने ऑडियंस से एंगेज होते हैं? क्या आपके पास कुछ ऐसी खास फरमाइश आती है कि हम ये सुनना चाहते हैं या आप इस तरह का कुछ कीजिए, कभी ऐसा हुआ है? हाँ अभी मैं जयपुर से सीख रहा हूँ, जयपुर घराने से सीख रहा हूँ मैं, और मैं अभी गज़लों की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ। तो एक बार मैंने कोई गज़ल डाली थी, तो अब ऑडियंस की यही फरमाइश कभी कभी आ जाती है कि कुछ गज़ल्स वगैरह आप सुनाइए, तो अभी गज़ल्स का ही रहता है ज़्यादातर। तो क्योंकि बहुत मुश्किल होती है गायकी में। कहते हैं कि गज़ल जो है क्योंकि एक्सप्रेशन, तलफ़ुज़ और संगीत और बिल्कुल शुद्धता के साथ में, बिल्कुल जिस तरह शास्त्रीय गायन शुद्धता की बात कहता है, वैसे गज़ल गायकी में भी शुद्धता का भाव होना ज़रूरी है। एक गज़ल की बात ज़रूर सुनेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपसे एक गाना सुनना चाहेंगे। वाली उमरियो आपका एक गाना आपने गाया है, छोटी सी उमरियो। जी, छोटी सी उम्र, ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा। नुसरत साहब ने गाया था इसको। अच्छा। बैंडिट क्वीन के लिए, बैंडिट क्वीन जो फिल्म आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी उम्र परणाइयो बाबोसा, छोटी सी उम्र परणाइयो बाबोसा, कहीं थारो कहीं मैं कसूर हो, करो थारो कहीं मैं कसूर। तो बाबोसा थारे थोड़ी रे छिड़कली, तो बाबोसा थारी थोड़ी रे छिड़कली, थोड़ा दिन रहे बच्चे बच्चे उड़ी जावे, करो अपना बिगड़े सुरूर, ओ
घर जन्म था घर जन्मी रे था घर खेली था घर जन्मी रे था घर खेली अब क्यों करो सामने दूर हो अब क्यों करो सामने छोटी सी उम्र पर नहीं रे बाबो सा छोटी सी उम्र पर नहीं रे बाबो सा कई थारो करो मैं कसूर हो करो थारो कई मैं कसूर। क्या बात, मेरी तो क्या बोलूँ रोंगटे नहीं, आंखें भी भर आई हैं सुन करके। और ये कहीं ना कहीं संदेश भी देता है कि जो एक बालिका है, एक बालिका वधू है, उसके मन में कितनी व्यथा होती है कि जहाँ उसने जन्म लिया है इतनी छोटी सी उम्र में, जब उसके खेलने कूदने के दिन हैं, उसका आसपास सहेलियों के साथ में भागने दौड़ने के दिन हैं, ऐसी उम्र में जब उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, क्यों उसका इतनी जल्दी विवाह करवा दिया जाता है। और आपको बता दें लगातार समय समय पर इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। सरकार भी बहुत प्रयासरत है कि जो बच्चियां हैं उन्हें भी पूरा मौका दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी अधिकार है जीवन को जीने का, जीवन के अनुभवों को अपने आप में समेटने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ करने का। और हमारा महान भारत देश है जहाँ पर महिलाएं कभी भी पुरुषों से कम नहीं रही हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आर्मी में गई हो या वो डॉक्टर बनी हो या वो अध्यापिका बनी हो। तो कहीं ना कहीं हम सब के लिए जो गीत है कहीं ना कहीं उस बात को फिर से याद दिलाता है कि जो बच्चियां हमारे घर में जन्म लेती हैं, हम खुद भी अपने माता पिता की बच्चियां रही हैं, कितना एक दर्द होता है जब एक पिता, एक माता अपनी बच्ची को अपने से दूर करते, उसे विदा करते हैं। लेकिन सही समय पर करना चाहिए। एक लड़की को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना एक परिवार के लड़के को मिलता है। क्या पता किस तरह से वो आप ही का नहीं बल्कि पूरे राज्य का, पूरे देश का नाम रोशन करे, आप उसी पर गर्व करें जिससे आप छोटी सी उम्र में विदा करना चाह रहे थे। बिल्कुल। और ये हमारे समाज की परंपरा रही है कि हम गीतों के ज़रिए न केवल अपने भावों को बल्कि संदेश को भी हम लोगों तक पहुंचाते हैं, जो कहना चाहते हैं, क्योंकि गीत सरलता से हमारे मन मस्तिष्क में घुल मिल जाते हैं और विचारों में जम जाते हैं, और फिर हम धीरे धीरे जो सही बात है, जो संदेश है, उसको अमल में भी लाना शुरू कर देते हैं। आगे की यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से आप, चूँकि एक नवाचार की एक यात्रा है, आपने एक स्किल्स सीखी है ना, उस स्किल्स को एक फ्रेम में लेकर के आए आप कि लोगों तक वो कंज्यूम हो सके, और फिर उसे कमर्शियल जर्नी के तौर पर भी उसे लिया जाए, केवल ये मौज मस्ती की बात नहीं, क्योंकि एक नवाचार की, आपके करियर की बात है। किस तरह के आपके फ्यूचर प्लान्स हैं ऋषि जी, आपसे शुरू करते हैं। जब जयपुर आना था उससे पहले तो ये सोचा था कि एक टारगेट था कि रियलिटी शो करना है। लेकिन जब अभी हाल ही में दूरदर्शन का एक रियलिटी शो था बैटल ऑफ बैंड्स, उसमें भी हम थे, तो वहाँ जाके पता चला कि शुरुआत तो अब हुई, क्या क्या। तो अब आगे की जर्नी का ये है कि सीखते रहना है और लोगों को जो भी सीख रहे हैं वो सुनाते रहना है। और बहुत सारे ओरिजिनल्स हैं जिन पे काम चल रहा है, अच्छी अच्छी कंपनीज़ के साथ काम चल रहा है। तो देखते हैं, अभी तो रियाज में ही खुश हो रहे हैं, आगे देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है। जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, यात्रा भी उतनी बड़ी और खूबसूरत होगी। आपसे जानना चाहेंगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, फिर क्लोजिंग में हम एक और गाना जो भी आपके मन के नज़दीक है वो सुनेंगे। मेरे फ्यूचर प्लान्स तो मतलब ये है कि सोचा तो बहुत कुछ है कि मैं गाने निकालूंगा, ओरिजिनल्स निकालूंगा, फोक जो है उनको मैं किस तरीके से रिवाइव करके निकालूंगा, दुनिया के हर एक कोने तक मैं जा के लोगों को सुनाऊंगा कि दूर कहीं साउथ अमेरिका में भी कोई बैठा है, चिली अर्जेंटीना में, उसको जाके सुनाऊंगा कि भाई देखिए राजस्थान का फोक है ये। तो ये प्लान है कि टूर्स करने हैं, घूमनी है दुनिया, संगीत के ज़रिए घूमेंगे। उसके अलावा एक्टिंग पे भी आऊँगा थोड़ा बहुत बीच बीच में कि हाँ कुछ काम मिल गया तो कर लूँगा। अगर लोगों ने प्रेम दिया तो उसको मतलब कंटिन्यू तो रखूँगा मैं एक्टिंग को, तो एक्टिंग भी करूँगा और संगीत भी जहाँ तक ले जा सकता हूँ वहाँ ले जाएंगे। और बाकी
जीवन जीऊंगा मैं बीच मैं बीच में। बहुत मन से कहना चाहूँगा कि आगे अगले 10 वर्ष बाद जब आपको हम ऐसे आकाश में चमचमाते हुए देखें तो मुझे अपने ऊपर फ़ख्र हो कि आप लोगों के साथ संवाद का मौका मुझे मिला था। ऐसे हृदय से बिल्कुल मन से भावना आ रही है, क्योंकि आगे वही बढ़ पाते हैं जो अपनी जड़ों पर फ़ख्र करते हैं। आज हम जब वेस्टर्न म्यूज़िक को सुनते हैं तो उन्होंने अपने कन्विक्शन के साथ उसे डिलीवर किया, और सारे देशों ने, दूसरे देशों ने जो उनकी भाषा को जानते समझते नहीं वहाँ तक वो पहुँचे। ये बात आपके साथ भी हो सकती है। आप अपना मौलिक काम जो भी कर रहे हैं, चाहे कुम्हार के तौर पर आपने घड़े बनाए, आप देखिए कितना उसमें मेडिसिन्स की या हेल्थ बेनिफिट जुड़े हुए हैं, वो एक्सपोर्ट होते हैं। खाट, इंडियन खाट जो है, आप कभी जो कमर्शियल कंपनीज है उनकी वेबसाइट पर देखिए, वो खाट विदेशों में भी जाती है। तो खुद पर फ़ख्र करना बहुत ज़रूरी है, और चलते चलते एक कोई भी गाना जो आपको लगता है कि वो दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। एक गाना तो है, मतलब गाने जब ऐसे फोक की बात आती है तो अब इतने गाने हो गए मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा सुनाया जाए और कौन सा टाला जाए। तो एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है दड़ बादली रो पानी सैया कुण तो भरे। दड़ बादली रो पानी सैया कुण तो भरे, दड़ बादली रो पानी सैया कुण तो भरे। मैं तो भरूं मारी सहेलियां भरे, मैं तो भरूं मारी सहेलियां भरे। दड़ बादली रो पानी सैया कुण तो भरे। इतल पितल रो मारो बेड़लो बदीला, इतल पितल रो मारो बेड़लो बदीला। गई गई समुद्र तालाब रे, गई गई समुद्र तालाब। दड़ बादली रो पानी सैया कुण तो भरे। वाह, मुझे लगता है अच्छे अच्छे कलाकार आपकी कला के सामने पानी भरने लगेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना, हमारी दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं। अभी तक आप जो काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को एंटरटेन करते रहे, नवाचार करते रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज के इस प्रोग्राम में, आज की सुबह में हमने जो थोड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश की है वो सार्थक रही होगी। वी आर एबल टू एंटरटेन यू, और मौलिक चीज़ों के साथ में भी आपके साथ में हमने पहुंचाने की कोशिश की है। आप दोनों का धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आगे का जीवन आपका सुखमय हो, समृद्धशाली हो, और यही संदेश आपके लिए कि खुश रहें और मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।